हम लोगों ने ये समझा था 1400 के आसपास ये जो रूट है, यहाँ पे जो देखिए हम लोगों ने पहले बताया था कि यूरोप के जो लोग हैं, यूरोप के लोग क्या कर रहे थे, इंडिया में ट्रेड कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। और 1400 के आसपास यहाँ पे, और व्यापार किस चीज़ का कर रहे थे, मसालों का व्यापार कर रहे थे। किस तरह, स्पेसिस का व्यापार कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, ये यूरोप के जो लोग हैं 1400 के आसपास, ये इंडिया में यहाँ पे आके व्यापार कर रहे थे। और व्यापार करते करते सही चल रहा था व्यापार। पिछले में क्लास में बताया, यहाँ पे एक एम्पायर होता था, यहाँ पे एक जो टर्की था, ये टर्की का जो रास्ता था ये क्या कर रहा था, पूरे एशिया को इंडिया से जोड़ रहा था। इससे क्या हो रहा था, व्यापार चल रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ, एक एम्पायर का उदय होता, ठीक है, ओटोमन एम्पायर का, ओटोमन एम्पायर का। और ये क्या करता है, इस टर्की पे हमला कर देता और टर्की पे क्या करता, अपना कब्जा कर लेता, टर्की को अपने अंडर में ले लेता है। जिस बेसिस पे क्या होता है, ये जो व्यापार चल रहा था ये सही से व्यापार चल रहा था, लेकिन जिसकी वजह से क्या होता, ओटोमन एम्पायर के आने की वजह से क्या होता है, ये टैक्स रेट को बढ़ा देता है। पहले बहुत कम टैक्स रेट पर टर्की के होते हुए, बहुत कम टैक्स रेट होते हुए ये इंडिया से मसालों खरीद के जाते थे और जाके यूरोप में बेचते थे या पुर्तगाल वगैरह में बेचते थे। लेकिन अब यहाँ पे टैक्स रेट को बढ़ाने की वजह से क्या कर दिया गया, जब टैक्स रेट बढ़ेगा, मान लीजिए अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप इंडिया से पाकिस्तान या इंडिया से अमेरिका व्यापार करते हैं, अगर सरकार आप पे टैक्स को ज्यादा बढ़ा दे, अगर आपको मुनाफा नहीं हो तो क्या आप व्यापार करोगे, नहीं व्यापार करोगे। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा था, ओटोमन एम्पायर ने क्या किया, इस रास्ते पे टैक्स रेट बढ़ा दिया। जब टैक्स रेट बढ़ा देगा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो टर्की पे बहुत सारे जो लोग, जो व्यापारी हैं, जो इंडिया के साथ जो व्यापार करे थे मसालों का, इस पे ये क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से कम कर देते हैं, यहाँ से व्यापार करना कम कर देते हैं। और यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं कहाँ पे, यहाँ से ये लोग पहुंच जाएंगे। देखिए पहले क्या हो रहा था, ये लोग इंडिया से व्यापार करते थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और टर्की होते हुए ये लोग कहाँ पहुंचते थे, यूरोप पहुंचते थे। और यूरोप में ये लोग पहुंच के यहाँ पे क्या कर रहे थे, मसाले, यहाँ पे व्यापार कर रहे थे मसाले का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टर्की जो टर्की है, यहाँ पे एक नया एम्पायर का उदय होता है जिसको ओटोमन एम्पायर, जो जिनका नाम है ओटोमन एम्पायर, यहाँ पे आते हैं। और ये लोग क्या करेंगे, इस रास्ते पे लोग क्या करेंगे, टैक्स रेट बढ़ा देंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, ये लोग जब टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो जो व्यापारी है फायदा नहीं नजर आएगा, तो ये व्यापारी क्या करेंगे, व्यापार करना कम कर देंगे, बंद नहीं करते, कम करते हैं। भैया जब कम कर देंगे तो अब ये लोग व्यापारी क्या करेंगे, अब ये लोग व्यापारी, जितने भी टर्की में बुद्धिमान व्यापारी हैं, जितने भी बहुत ज्ञानी व्यापारी है, लोग क्या करेंगे, टर्की को छोड़ के कहाँ पहुंच जाएंगे, ये इटली पहुंच जाते हैं। ये इटली पहुंच जाएंगे और इटली पहुंच के लोग क्या करेंगे, आविष्कार करेंगे और इनोवेशन करेंगे। देखिए हो क्या रहा था, कहानी को समझिए। पहले ये लोग यूरोप पहुंचे, यूरोप में मसालों का व्यापार हो रहा था, लेकिन क्या हो, मैं बीच में एक नया एम्पायर का उदय होता, ओटोमन एम्पायर, जो क्या करते हैं, टैक्स रेट को बढ़ा देते हैं। जब टैक्स रेट को बढ़ा देंगे तो भैया दूसरे व्यापारी है वो क्या करेंगे, उठ के टर्की से कहाँ पहुंच जाते, इटली की तरफ चले जाएंगे। और इटली की तरफ जाने के बाद जो बुद्धिमान जब लोग है, बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग क्या करना शुरू करेंगे, आविष्कार करना, डिस्कवरी करना शुरू करेंगे और इनोवेशन करना शुरू करेंगे। बेसिकली डिस्कवरी और इनोवेशन में एक फर्क है। डिस्कवरी होता है नई चीजों की खोज करना, और इनोवेशन का मतलब होता है जो चीज खोजी हुई है उसको मॉडिफाई करना। जैसे बल्ब है, पहले क्या था, 100 वाट का चलता था, फिर उसको मॉडिफाई करके क्या हुआ, ये सब बल्ब आया, तो इसको कहते हैं मॉडिफाई करना, तो इनोवेशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि भैया ये इटली में जो लोग हैं जो पहुंचे, अब ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे नई नई चीजों का आविष्कार कर रहे थे। तो ये लोग क्या करते हैं, कंपास का आविष्कार करते हैं। जैक स्पैरो में दिखाया गया ना, जैक स्पैरो में कंपास का आविष्कार कर रहे थे, और साथ साथ में पुर्तगीज वाले और स्पेन वाले जो लोग थे वो इनोवेशन का भी काम कर रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे, बड़ी बड़ी जहाजों का आविष्कार कर रहे थे। पहले क्या था, छोटी छोटी जहाजें थी, जो छोटी छोटी जहाज क्या कर रही थी, वो बड़े समुद्र वाले रास्ते को कवर नहीं कर पाती थी, तो उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी जहाजों का आविष्कार किया, इनोवेशन किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए आविष्कार भी हो गया और इनोवेशन भी हो गया। जब आविष्कार और इनोवेशन हो गया, यहाँ पे मसालों की कमी चल रही थी। अब भैया जब आविष्कार और इनोवेशन हुआ तो यहाँ पे कहा गया कि यूरोप के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि भैया देखिए अब आविष्कार हो चुका है और इनोवेशन भी हो चुका है, तो एक काम करो आप जाओ नई नई देशों की खोज करो, और साथ में जो भारत के समुद्री रास्ते की भी खोज करो। और यहाँ पे एक व्यक्ति, यूरोप में से ही एक व्यक्ति निकल के आते हैं, हाँ यूरोप में ही एक व्यक्ति निकल के आते हैं, कौन, ये वास्को डी गामा, पुर्तगीज के थे। ये क्या करते हैं, ये वास्को डी गामा क्या करते हैं, पुर्तगीज से निकलते हैं और निकलते निकलते ये कहा, ये रास्ता इस्तेमाल करते हुए
यहाँ पे ये पहुंचते हैं, ये यूरोप से निकलते हुए ये अफ्रीका होते हुए किनारा पकड़ते हुए इंडियन ओशन की ये खोज करते हैं। और यहाँ पे जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जैसे ये इंडिया आते हैं और इंडिया की जो समुद्री रास्ते की खोज करते हैं, और ये खोज करके ये क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे पहुंचेंगे मसाले खरीदेंगे, और मसाले खरीद के फिर ये कहाँ पहुंचते हैं, यूरोप को पहुंचते हैं। और यूरोप जैसे ये पहुंचते हैं और मसालों को बेचते हैं, तो इसको मसाले बेचने के साथ साथ वास्को डी गामा को 60 गुना का फायदा होता है, 60 गुना फायदा होता है मसाले बेच के। देखिए कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहानी शुरू है क्या, पोर्तुगीज से निकले, ये यूरोप वाले व्यापार कर रहे थे, और व्यापार करते करते ये कहाँ पहुंचे, समुद्री रास्ते किसने खोज की, और समुद्री रास्ते की खोज करने के साथ साथ इन्होंने जब मसाले खरीद के वापस पहुंचे और उसने क्या देखा, 60 गुना का फायदा मुनाफा मिला, क्योंकि वहां पे टैक्स इसको नहीं भरना पड़ा। समुद्री रास्ते पर उस समय टैक्स नहीं लगाया जाता था, लेकिन यहाँ पे अब जब टैक्स नहीं लगेगा तो फायदा तो अल्टीमेटली इसको मिलेगा। तो यहाँ पे वास्को डी गामा ने क्या किया, वहां पे जाके अपने जो मसाले खरीदा, उस मसालों को क्या बेचा, यूरोप में बेचा। और ये इतना अमीर हो गया, इतना अमीर हो गया, कहा जाता है कि वास्को डी गामा के पास इतना पैसा आ गया कि वो जिंदगी भर बैठ के खा सकता था। उसको देखते 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 क्या हुआ, जो वहां के राजा थे, पोर्तुगीज के राजा, उन्होंने क्या किया, एक कहा कि भैया आप काम करो कि आपने समुद्री रास्ते की तो खोज कर ली, अब एक काम करो, आप एक कंपनी का निर्माण करो, एक कंपनी का निर्माण करो। तो पोर्तुगीज के द्वारा एक कंपनी का निर्माण किया जाता है 1498 में, जिसको नाम रखा जाता है एस्तादो दे इंडिया। क्या नाम रखा जाता है, एस्तादो द इंडिया। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अदर स्टेट में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में पहली आने वाली कंपनी कौन सी थी, और कौन से साल में ऐसी कंपनी जो भारत में आके व्यापार की है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1498 में पहली कंपनी थी पोर्तुगीज, जिसके द्वारा एक कंपनी का निर्माण किया गया, उस कंपनी का नाम था एस्तादो दे इंडिया। ये पहली कंपनी थी जो इंडिया में आती है और इंडिया में आके व्यापार करती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले ये लोग यूरोप से निकले, और यूरोप से निकल के इसने क्या किया, इंडिया के समुद्री रास्ते की खोज की, इंडिया के समुद्री रास्ते की खोज की। और जब खोज करेंगे तो यहाँ पे इसके पास 60 गुना पैसा मुनाफा वहां पे मिलता है। तो वहां के राजा इसको क्या कहते हैं, कंपनी का निर्माण करो। वो कौन सी कंपनी बनाती है, एस्तादो द इंडिया एक कंपनी का निर्माण करते हैं। और ये बेसिकली क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, ये सरकारी कंपनी है। ये कंपनी जैसे बनेगी, और यहाँ पे इस कंपनी के बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इंडिया में अब व्यापार ऑफिशियली चलना शुरू होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने क्या किया, समुद्री रास्ते की खोज कर लिए। अब जो ओटोमन एम्पायर उस रास्ते से इसको नहीं जाना, अब ये क्या करेंगे, अफ्रीका होते हुए क्या, अफ्रीका के रास्ते होते हुए लोग क्या पहुंचेंगे, इंडिया पहुंचेंगे। अब इन्होंने समुद्री रास्ते की खोज की, साथ साथ में इन्होंने कंपनी का भी निर्माण कर लिया, एस्तादो दिया। अच्छा, एक बात सोचने वाली बात है कि अगर आप पैसा कमाएंगे तो आपका क्या पड़ोसी बैठा रहेगा। गांव देहात में देखते हैं हम लोग कि भैया जब आप पैसा कमाते हैं, नई कार खरीदते हैं, तो पड़ोसी को जैसे लगता है सीने में एकदम सांप लौटने लगता है, ये कार कैसे खरीद लिया, ये पैसा कैसे बना लिया। तो अब वहां पे यूरोप में क्या हो रहा था कि वहां पे बहुत सारी ऐसे जो देश थे, जैसे ब्रिटेन वाले, डच वाले, अब इनकी छाती पे क्या सांप लौटने, भैया इतने पोर्तुगीज वाले के पास इतना पैसा कैसे आ गया, वास्को डी गामा के पास इतना पैसा कैसे आ गया। अब उसका देखिए क्या होता है, ये सब कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी, चाहे डच की कंपनी, चाहे डेनिश की कंपनी, चाहे फ्रांस की कंपनी, अब ये भी कंपनी बोलेंगे भैया हम भी व्यापार करेंगे इंडिया के साथ, बहुत मुनाफा है। मुनाफा क्यों है, क्योंकि देखो पहले क्या चल रहा था, वहां पे टैक्स लग रहा था, अब टैक्स तो लग नहीं रहा, समुद्री रास्ते में कोई टैक्स कलेक्शन नहीं कर रहा। अच्छा सोचिए, हमारे देश में अगर कोई इंसान टैक्स नहीं भरे तो करोड़पति कहलाता है, आपको मालूम ना। एक टैक्स बचा के, आप कभी देखे होंगे बिहार में बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पैसा को किस तरह ब्लैकमेल किया जाता है कि भैया उस टैक्स को भरता ही नहीं, टैक्स को भरता ही नहीं, अपना पैसा क्या कहता है एनजीओ में रख देता, एनजीओ में टैक्स लगता नहीं है, एनजीओ से सरकार टैक्स नहीं लेती है। ठीक है, अब ये लोग ब्लैक अपना पैसा पूरी तरह से ब्लैक करके रखते हैं। तो अब जब टैक्स नहीं भरेगा तो सरकार तो वैसे ही गरीब होगी। तो अब मान लीजिए आपने टैक्स नहीं भरा तो आपके पास पैसा अल्टीमेटली बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, इनके पास टैक्स लोग भर नहीं रहे थे। अब इन क्या हुआ, इनको देखा देखी, पोर्तुगीज को देखा देखी ब्रिटेन वाले आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, वो कंपनी बनाते हैं 1600 में, और 1602 में ये 1600 में ये कंपनी बनाते हैं ब्रिटेन के लोग, जिसका नाम रखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर नीदरलैंड आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर उसके बाद
डेनिस फिर फ्रांस, ये सब कंपनियां भी इंडिया में आके व्यापार करना शुरू कर देती हैं। समझ में आ रही कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? कहानी पोर्तुगीज से स्टार्ट। देखिए ये कहानी ये बताने का मेन मकसद ये कि हमको समझ में आए कि जो हमारे संवैधानिक विकास हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है, वो कैसे हुआ। जो संविधान का निर्माण हुआ, ऐसे ही कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कीमत जो शुरुआत हुई है वो कीमत पोर्तुगीज से स्टार्ट हुई है। और जैसे देखिए ये सब जितनी कंपनियां, पोर्तुगीज हो, ब्रिटेन हो, डच हो, डेनिश हो, फ्रांस हो, ये सब एक कंपनी को छोड़ के, ब्रिटेन की कंपनी को छोड़ के, ये सारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थी। ठीक है, ये सारी कंपनियां सरकारी कंपनी है, लेकिन ब्रिटेन इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, इसको बनाने वाले, मैंने आपको याद होगा पिछले क्लास में, इसको दो व्यक्ति ने मिलकर बनाया था। किस किस ने, याद है? कुछ लिखे थे? 31 दिसंबर। देखिए हमको सारी कंपनियां नहीं पढ़ना, हमने पोर्तुगीज को नहीं पढ़ना, डेनिश, फ्रांस, ये हिस्ट्री का पोर्शन है। बेसिकली हमको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है। क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इकलौती कंपनी है जो कि इंडिया में बहुत लंबे समय तक शासन करती है। और उसी कंपनी के द्वारा बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए जाते हैं। जब वो शासन करेगी, जब वो रूल करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत सारे एक्ट बनाए जाएंगे, बहुत सारे अधिनियम बनाए जाएंगे। और उन्हीं अधिनियम, जो अधिनियम बनाए गए हैं, वही अधिनियम के कुछ प्रावधान हमारे संविधान में डाले गए हैं। जैसे आप 1935 का अधिनियम पढ़ोगे, 1935 का एक्ट पढ़ोगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सब है, जो बहुत सारे प्रावधान है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट से लिया गया है। तो ये हमको समझना, इसकी जो जर्नी है, संविधान बनने की जो जर्नी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे दरोगा में क्या होता है, जो वन डे के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो वहां पे सिर्फ ये समझना है कि संविधान को बनने में कितना 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया। लेकिन ऐसा नहीं, संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन सिर्फ नहीं लगा है। ये समय जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, तब से इसकी जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी। तो बेसिकली ये जो कंपनियां हैं, पोर्तुगीज, फ्रांस, डेनिश, इसके बारे में हमें फोकस न करना है। हमको फोकस करना सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कि भैया उसकी जर्नी कैसे हुई, वो कैसे इंडिया में पूरी तरह से एस्टेब्लिश होती है, और किस तरह वो एक्ट बनाती है, और किस तरह वो एक्ट हमारे संविधान से रिलेटेड है। इसके इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले हम लोग को फोकस करना है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। हमको किसके बारे में समझना है? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमको समझना है। होता क्या है कि अब यहाँ पे जब पोर्तुगीज वाले लोग इतना पैसा कमाते हैं, तो पोर्तुगीज को देखा था कि ब्रिटेन के लोग हैं, 2 लोग थे जिनका नाम था जॉन वाट और जॉर्ज वाट। ये कहते हैं कि भैया वास्को डी गामा इतना पैसा कमा रहा, भैया फिर हम भी जाएंगे इंडिया में व्यापार करेंगे। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, ये लोग 1600 में क्या करते हैं, 31 दिसंबर 1600 में एक कंपनी का निर्माण करते हैं, जिस कंपनी का नाम रखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ये कंपनी लोग ने बना ली, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इन्होंने एक कंपनी का निर्माण कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लोग ने क्या किया, कंपनी का निर्माण कर लिया, और इसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये कंपनी निर्माण, देखिए कोई भी आप याद रखिए, मान लीजिए आपने कोई निर्माण किया, ठीक है, कोई कंपनी बनाई, ठीक है, XYZ आपने कंपनी बनाई। अब अगर आपने कंपनी बनाई है तो आपको क्या सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप किसी दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अब ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने 1600 में कंपनी तो बना ली। अब कंपनी बनाने के बाद ये लोग क्या करेंगे, इन लोग को परमिशन की जरूरत होगी। अब इसको एक प्रमाण पत्र की जरूरत है कि भैया हम इंडिया में व्यापार करना चाहते हैं। तो इंग्लैंड, ब्रिटेन में क्या थी, कौन किनका शासन था, क्वीन एलिजाबेथ महारानी का शासन था। देखिए उसकी कहानी थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि कहानी समझे बिना आपको ये लिंक करना बहुत मुश्किल हो जा रहा, क्योंकि फिर आपको हम जब बताएंगे ना तो आप कहानी नहीं समझेंगे ना, फिर आपको यह चीजें याद नहीं रह पाएगी। तो कहानी के फॉर्मेट में हम लोग समझेंगे, लास्ट में ये खत्म होने के बाद 10 मिनट में आपको पूरा कहानी समराइज करा देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में लोग ने क्या किया, कंपनी का निर्माण किया, और कंपनी का नाम रखा क्या, बोलिए पीछे पीछे, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो कंपनी कब बनी, 31 दिसंबर 1600 में कंपनी का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे जब ये निर्माण हो गया, अब इसको व्यापार करने के लिए, इंडिया में व्यापार करने के लिए इसको किसकी जरूरत थी, परमिशन की, एक प्रमाण पत्र की जरूरत थी, तभी आप व्यापार कर सकते हैं।
अब ये लोग पहुंचते कहाँ पे, क्वीन एलिजाबेथ में पास पहुंचते हैं कि मैडम जी अब हमको क्या करो, आप इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए एक परमिशन दे दो, एक प्रमाण पत्र दे दो, ताकि हम क्या कर सके, इंडिया के साथ व्यापार कर सके और उसके साथ अपना काम कर सके। और यहाँ पे ये क्वीन एलिजाबेथ क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्या करती है, चार्टर दे देती है 15 वर्षों के लिए कि भैया ठीक है आप जाओ इंडिया में व्यापार कर सकते हैं। ये चार्टर क्यों दिया मालूम है, क्योंकि इस कंपनी में खुद इस जो कंपनी बनी है, क्वीन एलिजाबेथ का इसमें शेयर होल्डर था। याद रखिए, क्वीन एलिजाबेथ का खुद का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ था, जिसके बेसिस पे ये क्या करती है, 15 वर्षों के लिए चार्टर दे देती, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये क्या कहेगी कि भैया तुम क्या करो, इंडिया में जाके व्यापार करो और यहाँ पे अपना काम चालू करो। अब ये लोग को जब व्यापार मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब इसको परमिशन मिल गया इंडिया में व्यापार करने के लिए। अब यहाँ से ये लोग क्या करेंगे, इंडिया में ऑफिशियली आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे कहाँ पे, इंडिया में। समझ गए, तो कहाँ बोरिंग तो नहीं लग रहा ना, अब आगे आ जाइए। हाँ नहीं वो देखिए, समझिए कहाँ चल रहा, क्या बातें चल रही है। अब थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा ना, देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी भी ब्रिटेन में इसका हेड क्वार्टर है, अभी भी ये कंपनी जो बनी थी ना, उसका हेड क्वार्टर आज भी प्रेजेंट है ब्रिटेन में, अभी तक इसको तोड़ा नहीं गया। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, देखिए क्या मैंने कहानी बताई, कैसे इंडिया में आए, इसकी शुरुआत देखिए। पहले क्या हुआ था, आपने पिछला क्लास नहीं किया, पिछले क्लास में बहुत सारी चीजें बताई थी। तब क्या हो रहा था कहानी कि पहले जो इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया के साथ मसालों का व्यापार हो रहा था, और मसालों का यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था यूरोप में। तो यूरोप में क्या हो रहा था कि यहाँ पे यूरोप वाले आराम से इंडिया में मसाले खरीदते थे। आखिर ये बताइए, कोई बता सकता कि भैया जो यूरोप वाले इतना मसाला को क्या करते थे, वो लोग फ्रीजर करने का काम करते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या ठंडा इलाका है, वहाँ लंबे समय तक, और सब नॉन वेजिटेरियन है, लंबे समय तक मीट को प्रिजर्व किया जा सके, इसलिए उनको क्या है, मसालों की जरूरत थी। अब यहाँ पे यूरोप से ये लोग क्या कर रहे थे, इंडिया में व्यापार कर रहे थे, और सही सब चल रहा था, सब आराम से सही चल रहा था। लेकिन यहाँ पे इसी के बीच में एक देश होता था टर्की, बेसिकली यूरोप में ही आता, ठीक है। यहाँ ये टर्की क्या कर रहा था, पूरे इंडिया को लेके, ये इंडिया का जो एशिया से जोड़ता था यूरोप को, ठीक है। टर्की क्या कर रहा था, एशिया को जोड़ता था यूरोप से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ टर्की पे एक नया एम्पायर का उदय होता है। वो कौन सा एम्पायर होता है, ओटोमन एम्पायर, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, जो व्यापार चल रहा था उसके टैक्स रेट को बढ़ा देते हैं। जैसे आप कोई कंपनी का, जैसे मान लीजिए ट्रू IQ, ठीक है, मान लीजिए रजनीश सरिश ने कंपनी का निर्माण किया ट्रू IQ का, ठीक है। अब ये कंपनी चला रहे हैं, लेकिन अचानक इसको CM हमारे नीतीश कुमार ये बोल रहे कि आपको साल में 10 लाख रुपया टैक्स भरना है। तो ये पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं है कि बंद, तुरंत तो बंद नहीं करेंगे, बट ये है कि थोड़ा थोड़ा कम करना, अपना व्यापार को कम करना शुरू कर देंगे, यही ना होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब नया एम्पायर का उदय होता, ओटोमन एम्पायर। ये लोग क्या करते हैं, इस रूट पे जो टैक्स रेट, जो व्यापार चल रहा है इंडिया और यूरोप के बीच में, जो व्यापार चल रहा है मसालों का, उसमें टैक्स की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, टैक्स रेट बढ़ा देते हैं, जिसके बेसिस पे जो व्यापारी है, अगर व्यापार को टैक्स रेट बढ़ा दे तो उसको क्या मुनाफा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, जितना लगाए हैं उतना ही निकल के आएगा, तो फायदा क्या व्यापार करने का। तो वो पूरी तरह से बंद नहीं करते हैं व्यापार करना, वो लोग क्या करते हैं, कम कर देते हैं उस रूट से। जो रूट था यहाँ टर्की होते हुए ये लोग जो यूरोप पहुंचते थे, इस रूट को क्या कर दिया लोग ने, कम कर दिया। भैया जब कम कर दिया तो इसके बदले में कोई दूसरा रूट तो खोजना पड़ेगा, तभी ना व्यापार होगा। आखिर मसाले तो चाहिए ना, मौसम तो ठंडा होगा नहीं। अब कृष्ण भगवान वहां पे जाके गर्मी तो ला नहीं सकते है ना, या खेती तो कर नहीं सकते, क्योंकि मसाला ठंडे इलाका में नहीं हो सकता। उसका एक वातावरण, उसका एक इन्वायरमेंट होता है उगने का, जो कि इंडिया एक बेस्ट ऐसा जगह है जो कि वहां पे अच्छे मसालों का खेती की जा सकती है। अब मसालों की तो जरूरत है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ओटोमन एम्पायर लोगों ने रास्ता कम कर दिया। अब यहाँ पे जो टर्की के जो लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, ये लोग उठ के यहाँ से भाग गए, कहाँ पहुंच गए, इटली। अब यहाँ पे इटली में ये लोग क्या करेंगे, बहुत सारे बुद्धिमान लोग एक जगह जमा होंगे और ये लोग क्या करेंगे, आविष्कार करना शुरू करेंगे। और ये लोग उसी समय
तो ये लोग क्या करते हैं, नई चीज का आविष्कार करते हैं, कंपास, जो नहीं देखिए कंपास, जो जैक स्पैरो मूवी वगैरह में नहीं देखते हैं, जो समुद्री रास्ते की जो खोज करते हैं, वो उसका आविष्कार करते हैं। और ये लोग क्या करेंगे, उसका आविष्कार करके और बड़ी बड़ी जहाजों का इनोवेशन करके ये लोग समुद्री रास्ते हुए निकल जाएंगे। अब जैसे ये लोग निकलेंगे, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग को कहा जाएगा भैया जाओ, क्योंकि मसाले तो चाहिए प्रिजर्व करने के लिए, जाओ नई देश की खोज करो और साथ साथ में इंडिया के समुद्री रास्ते की भी खोज करो, ताकि हम इंडिया के साथ व्यापार करें। तो उसी में क्या होता है, 1414 के आसपास एक व्यापारी निकलता है, जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। ये वहां से घूमते घूमते पहुंच जाता है कहाँ पे, अफ्रीका पहुंच जाता है। और अफ्रीका पहुंचते पहुंचते अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे देखिएगा है, जैसे ही अफ्रीका पहुंचता वहां पे उसको एक इंडियन व्यापारी मिलता, ठीक है, वो हिस्ट्री का पोर्शन है। वहां पे एक इंडियन व्यापारी मिलेगा, उसको 2 थाप मारेगा, बोलो चलो हमको इंडिया के जो समुद्री रास्ते वो दिखाते वो पहुंचो, क्योंकि इंडिया की भेष रूप तो पहचान जाता है ना, भैया ये देख के लग जाता है ये इंडियन है। अब वो क्या पहुंचता अफ्रीका में, उसको इंडियन व्यापारी मिल जाता है, और वो व्यापारी क्या करता है, उसको इंडिया की जो समुद्री रास्ते की खोज करा देता, बता देता भैया ये रहा इंडिया। ये जब वास्को डी गामा इंडिया की खोज कर लेते हैं, समुद्री रास्ते की खोज कर लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, इंडिया से क्या करेंगे, बहुत सारा मसाला अपने जहाज में डालेंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ पे, फिर से लौटते हुए यूरोप पहुंच जाएंगे। अब यूरोप पहुंचेंगे तो जब वो मसाला खरीद के जाते हैं तो वहां पर वो 60 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं, जितना पैसा लगाया उसने उसका 60 गुना ज्यादा मुनाफा उसको निकल के आता है, ठीक है, 60 गुना ज्यादा मुनाफा वहां नजर आता है, समझ आ रहा ना। अब यहाँ पे जब ये पोर्तुगीज वाले इतना पैसा कमाएंगे तो इसका देखा देखी ब्रिटेन वाले बोलेंगे भैया हम भी पैसा कमाएंगे। तो अब ब्रिटेन, देखिए ये सारी कंपनी आती है इंडिया में, हमको फोकस करना किसमें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में फोकस करना। तो अब यहाँ पे ब्रिटेन के लोग इंडिया में, इसके 2 व्यक्ति होते हैं, ये लोग क्या करते, बोलते भैया हम भी अब यहाँ पे व्यापार करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते ये लोग, कंपनी का निर्माण करते 31 दिसंबर 1600 में, जिसका ये लोग नाम रखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। और किसके द्वारा बनाया जाता है, ये जॉन वाट और जॉर्ज वाट के द्वारा ये कंपनी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये 1600 में ये लोग कंपनी निर्माण करेंगे, जिसका नाम रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी को परमिशन की जरूरत थी, एक प्रमाण पत्र की जरूरत थी कि भैया हम इंडिया में जाके अगर व्यापार करना है, अगर आपको व्यापार करना है किसी दूसरे देश के साथ, तो आपको क्या किसकी जरूरत होगी, प्रमाण पत्र की, सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। तो इन लोग को सर्टिफिकेट जरूर, और ये सर्टिफिकेट कौन देगा, उस समय जो रूल कर रही थी वहां की महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम फर्स्ट जो है, उनको परमिशन देगी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भैया जाओ आप इंडिया में जाके व्यापार कर सकते हो। और उसको 15 वर्षों के लिए चार्टर दे दिया जाता है कि भैया आप इंडिया में जाके 15 साल तक के लिए व्यापार कर सकते हो। इस तरह क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया में इंटर करेगी। यहाँ तक की कहानी थी, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंटर की, ये समझ में आया आप लोग को, समझ में आया। अब यहाँ पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी। अब इसके आगे की कहानी समझिएगा। यहाँ पे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आती है ना, ऑलरेडी बहुत कंपनियां थी, पोर्तुगीज भी थे, फ्रांसिस वाले भी थे, डच वाले भी थे, और साथ साथ में मुगल के शासन भी कर रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए 2 बहुत बड़े युद्ध लड़ने पड़ते हैं, ठीक है, 2 बड़े युद्ध लड़ने पड़ते हैं। और ये युद्ध क्या करेंगे, ये पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश कर देंगे। जो पहला युद्ध लड़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लड़ते हैं कब लड़ते हैं, वो याद है आप सबको, आपने सुना होगा प्लासी का युद्ध। तो 23 जून 1757, देखिए उसको 2 युद्ध लड़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह। देखिए कहां से कहानी, अब ये समझिएगा, यही ईस्ट इंडिया कंपनी कि जो बाद में लास्ट में एक्ट लेके आती है, देखिएगा आपको समझ में आएगा, ये एक्ट हमारे कैसे संविधान से जुड़े हुए, ये कहानी आपको धीरे धीरे जुड़ने लगेगी, समझ में आने लगेगी कि कहानी कहां से शुरू हुई और कैसे हमारे संविधान को टच कर रही है, कैसे हमारे संविधान से इसका कनेक्टिविटी है। आप हमको कहां तक पहुंचना, संविधान की जर्नी तक पहुंचना। अब यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश होने के लिए 2 बड़े युद्ध लड़ने पड़ेंगे, और ये युद्ध क्या करेंगे, पूरी तरह से यहाँ पे ये तय कर देंगे अब अगला शासन कौन करेगा इंडिया में, वो करेंगे ब्रिटिशर्स, अगला शासन करेंगे। तो पहला युद्ध होता है 23 जून 1757 को, जिसको कहा जाता है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। इसके बारे में कुछ आप लोग पढ़िएगा हिस्ट्री में। ये बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाता है किसके किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कौन लड़ रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे, और इधर से कौन लड़ रहे थे, वेस्ट बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला लड़ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है,
ये सिराजुद्दौला हार जाते हैं। बैटल ऑफ प्लासी का ये युद्ध है, ये सिराजुद्दौला हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ये रॉबर्ट क्लाइव है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये युद्ध बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं। और ये युद्ध मतलब एक तरह से ये धीरे धीरे साबित होने लग गया था कि भैया अब इंडिया में अगला शासन नजर आने लग गया था कि ब्रिटिशर्स ही शासन करेंगे। और जब ये युद्ध हार जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हर युद्ध का परिणाम होता है, हर युद्ध का एक अपना रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो जैसे हारने के बाद एक हारता जीतता है तो कुछ ना कुछ उसका परिणाम निकल के आता है, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पिलाएं, चाहे आप नाश्ता कराएं, ये सब परिणाम ही है। अब यहाँ पे सिराजुद्दौला हार जाते हैं। इस सिराजुद्दौला का इस युद्ध का परिणाम यही होता है, सिराजुद्दौला को इस गद्दी से हटा के इसके जगह मीर जाफर को नया नवाब बना दिया जाता है बंगाल का। समझ में आ रहा कहाँ कहानी चल रहा। अब यहाँ पे मीर जाफर को नया नवाब बना दिया जाएगा और ये बेसिकली क्या, ये जो नवाब बनाया गया बेसिकली ये पोपट होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, ये पोपट था। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी मीर जाफर को, वो वही काम करता था कि भैया तुम इतना पैसा हमको दो तभी हम तुम्हारा कुछ काम करेंगे। और ये मीर जाफर जाता था, हजूर 5 करोड़ चाहिए, लीजिए 5 करोड़, और ये पैसा दे देता था। बेसिकली ये पोपट था, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का पोपट था। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लासी का युद्ध तो हो गया, लेकिन अब पूरी तरह से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। एक और युद्ध लड़ा जाता है और ये युद्ध होता है कौन सा, बक्सर का युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर बिहार का एक छोटा सा जगह, आपको मानो बक्सर जिला, ठीक है। तो वहां पे ये युद्ध लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है, 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध लड़ा जाता है। और ये युद्ध बता देता है कि भैया अब अगला शासन कौन होगा। और यहाँ इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो जाएगा। पूरी तरह से अब शासन कौन करेगा ये तय कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि 1764 22 अक्टूबर 1764 किसके किसके बीच में लड़ा जाता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे और इधर से संयुक्त सेना ज्वाइंट आर्मी लड़ रही थी। ठीक है, ये समझिएगा थोड़ा सा, ये सब कहानी आगे चल के ये सब बहुत आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा, आप देखिएगा किस तरह दिखाएंगे क्वेश्चन पूछा। यहाँ से संयुक्त सेना लड़ रही थी और जिसके तरफ से मुगल के शासन लड़ रहे थे, अवध के और बंगाल के, किसके किसके बीच में हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त सेना ज्वाइंट आर्मी के बीच में हो रहा था। इधर से शाह आलम द्वितीय लड़ रहे थे, सिराजुद्दौला लड़ रहे थे और मीर कासिम युद्ध लड़ रहे थे, जिससे क्या होता है दुर्भाग्य से ये युद्ध हार जाता है। ये भी युद्ध जो बक्सर का युद्ध है, ये युद्ध भी ये लोग हार जाते हैं। और ये युद्ध डिसाइड कर देता है कि अगला शासन कौन होगा, अब इंडिया का जो भारत का भविष्य क्या होगा, ये कौन होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे। अब ये शासन कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स ही पूरे इंडिया में शासन करेंगे। इस तरह क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से इस्टेब्लिश होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जर्नी थी, कैसे वो लोग पोर्तुगीज को देखते देखते इंडिया में आते हैं और किस तरह वो लोग बहुत सारे कंपनी उसको हरा के, मुगल को हरा के इंडिया में किस तरह बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो पूरी तरह से एक क्या हो जाते, पूरी तरह से अब यहाँ पे इंडिया में रूल करना शुरू कर देते हैं, पूरी तरह से लोग शासन शुरू कर देते हैं। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपको कहानी में कहा था कि हर युद्ध का परिणाम होता है और इस युद्ध का भी परिणाम हुआ। ये युद्ध का परिणाम था 1765 में इलाहाबाद की संधि और साथ साथ में बंगाल में डुअल गवर्नमेंट। हुआ क्या था, अब देखिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होना शुरू होगी। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये युद्ध हार गए, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध है, हार गए यहाँ पे। अब 1765 में क्या होगा, 1765 में इसका हर युद्ध का जो परिणाम हुआ, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, इलाहाबाद की संधि, और साथ साथ में बंगाल में डुअल गवर्नमेंट। समझे थोड़ा सा ये क्वेश्चन। देखिए अब क्या हुआ, नींद आ रहा क्या, बोरिंग तो नहीं लग रहा, ये पढ़ा हुआ, ये पढ़ा दिए सर, तो ये समझ, बस 1 मिनट, बस हम लोग संविधान में पहुंच ही रहे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई
और ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या कहा गया कि अब बंगाल में 2 रियासतें काम करेंगे, दो लोग शासन करेंगे। एक तो बंगाल में क्या लगा दिया गया, डुअल गवर्नमेंट लगा दिया गया। 1765 में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई तो बंगाल में क्या कर दिया गया, बंगाल में ये कहा गया कि भैया अब बंगाल में 2 लोग शासन करेंगे। कौन लोग शासन करेंगे, 2 लोग शासन करेंगे। एक शासन करेगी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ कौन करेंगे, जो राजे नवाब हैं निजामत राइट। अब यहाँ पे कौन शासन करेंगे, निजामत राइट, ठीक है। निजामत राइट कौन करेंगे, निजामत करेंगे। अब डुअल को देखिए, समझिए थोड़ा सा। जब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कहा गया अब द्वैत शासन लगा दिया गया। अब यहाँ पे बंगाल में 2 लोग शासन करेंगे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, दूसरे जो निजामत राइट है। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार चलेंगे दीवानी राइट्स के। दीवानी राइट्स के बारे में किसको आइडिया है, हाँ किसी को बताइए। देखिए समझिए थोड़ा सा कहानी। जब बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध जीते अंग्रेज, अब अंग्रेजों के पास पावर होगी, भैया हम युद्ध जीते हैं, हमको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, एक संधि साइन की, एक ट्रीटी साइन की, जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। और इसमें यह कहा गया कि बंगाल में अब 2 रियासतें शासन करेगी। एक तो भैया जो नवाब है वहां के वो शासन करेंगे, और दूसरे कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग शासन करेंगे। और इस बंगाल में ये कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार था। इन्होंने कहा कि भैया हम युद्ध जीते हैं तो हमारे पास अधिकार होना चाहिए, दीवानी राइट्स होना चाहिए। बेसिकली दीवानी राइट्स ऐसे अधिकारों को कहा जाता है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, जो टैक्स से रिलेटेड हो, उसको कहा जाता है दीवानी राइट्स। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या की, टैक्स से रिलेटेड अधिकार ले लिए, किससे, निजामत से अधिकार ले लिए। भैया अब आप शासन करो, एडमिनिस्ट्रेशन आप ही करो, लेकिन जो आप शासन करोगे उस शासन के प्रक्रिया में जो भी टैक्स आएगा वो आपके पास नहीं आकर किसके पास आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आएगा। समझिए। अब यहाँ पे देखिए, अब जब डुअल गवर्नमेंट लगा तो डुअल गवर्नमेंट में 2 शासन करते, ईस्ट इंडिया कंपनी और निजामत राइट। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भैया शासन आप ही करिए, हम शासन नहीं करेंगे। हमको किससे मतलब है, हमको पैसे से मतलब है, भैया हमको पैसा चाहिए। अब इससे टैक्स से रिलेटेड जितना भी पैसा आएगा ये राजा के पास ना जाके किसके पास जाना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए। अब जितना भी टैक्स का पैसा, जैसे आप नीतीश सरकार को पैसा देते हैं ना टैक्स के रूप में, अब जैसे साबुन खरैया इनडायरेक्टली प्रोसेस में टैक्स भरते हैं, उसी तरह अब जो भी टैक्स का पैसा आएगा वो किसके पास जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा, ना कि निजामत के पास जाएगा। निजामत राइट्स के पास बच गया सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन। राजा वहां का जो है बंगाल का राजा, उसको कहा गया भैया आप ही राज करो, हमको नहीं चाहिए गद्दी, हमको क्या चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ किससे मतलब था, सिर्फ वो पैसे से मतलब था। एक समय ऐसा गया ना कि लोगों के जब पास पैसा ना होता था ना तो वो लोग खून चूस लेते थे, लोग से जबरदस्ती ऐसे ऐसे काम कराते थे जिसके योग ही नहीं है, जो वो करना नहीं चाहता था। जैसे नील की खेती के वक्त जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह थे, जो व्यापारी थे, वो होता क्या था, वो अपने जो कभी जम्मू कश्मीर में जाओगे ना तो वहां पे हैंडीक्राफ्ट वगैरह का कपड़ा मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने कहा, जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस करते थे, उनको ये कहा कि आप नील की खेती करो। अब भैया उसके पूर्वज दादा परदादा सब यही हैंडीक्राफ्ट वाला काम कर रहे हैं, तो अचानक नील की खेती नहीं कर सकते थे। जब इनको फोर्सफुली किया गया तो उन्होंने क्या किया, अपना अंगूठा काट लिया, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्स करवाने पे। तो इतना उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया कि लोग वहां पे, या तो उनके पास 2 ऑप्शन था, या तो वो अपने आप को आत्महत्या कर ले या ब्रिटिशर्स के गुलाम बन जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये कहा गया कि भैया दीवानी राइट्स, टैक्स से रिलेटेड जो भी पैसा आएगा, जितना भी पैसा आएगा बंगाल में जो शासन हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी टैक्स का पैसा आएगा वो किसके पास जाएगा, वो राजा के पास ना जाके किसके पास जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। और पैसा सही सही से आ रहा था। अब यहाँ पे देखिएगा दीवानी राइट्स किसकी, देखिए दीवानी राइट जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 जगह के लिए, किसकी जगह के लिए याद है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। देखिए, और साथ साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा ये जो एक पहले बिहार बंगाल उड़ीसा पहले एक था, ठीक है। अगर आप मैप में देखेंगे, देखिए
मैप में अगर आप देखिएगा उस समय, नजर आ रहा क्या? देखिए ये पूरा इलाका एक बहुत बड़ा इलाका था, ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा कि भैया इससे रिलेटेड यहां से जितना भी पैसा आएगा, यहां से जितना भी पैसा आएगा, अब ये पैसा किसके पास जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा से जितना पैसा आ रहा था किसके पास जा रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो निजामत है, अब उन्होंने कहा कि भैया जो टैक्स रिलेटेड है, कुछ समय तक तो उन्होंने खींचा। अब बाद में उन्होंने कहा कि भैया जब मेरे पास पैसा ही नहीं आएगा तो फिर हम शासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएं? एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? टिकटॉक की तो जरूरत नहीं चलेगी उस समय, तो किसकी जरूरत होगी? वहां पे पैसे की जरूरत होगी। अब ऐसा थोड़ा है कि भैया उस समय तो मोबाइल भी नहीं था इतना कि राजा चलो मन बहला लेता, क्या? अब तो मोबाइल वाला लैपटॉप रहता तो बेचारा मूवी देख के टाइम पास कर लेता। अब राजा तो भैया ये सब चीजें नहीं है, तो कहाँ आम आदमी के बीच में पहुंचेगा ना। अब आम आदमी से जब उसको जूता पड़ेगा कि भैया तुम क्या कर रहे हो, हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, भैया करेगा कैसे? जब पैसा आएगा मेरे पास तब ना हम कुछ करेंगे। पैसा तो ले जा रहे हैं मालिक लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अब यहाँ देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से यहाँ पे टॉर्चर करना शुरू कर दिया निजामत राइट को। अब निजामत से ये कहा मीर कासिम के द्वारा कि भैया हमसे शासन ना हो पाएगा, इस तरह तो हम शासन नहीं कर पाएंगे। और वो क्या करता है, बंगाल को छोड़ के निकल लेता है। क्योंकि भैया शासन चलाने के लिए किसके, आप जो अगर आपके माता पिता छोड़ दें तो फिर आप क्या करेंगे? आप कमाने के लिए, कुछ पैसा कमाने कुछ ना कुछ तो करेंगे। बिना पैसा के आज के डेट में कुछ हो सकता है? आज के डेट में बिना पैसा कहा जाता है कि भैया पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, हंसी खुशी टिकटॉक हर चीज खरीदा जा सकता है। पैसा ना है तो कुछ नहीं है। तो उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए निजामत को क्या किस चीज की, पैसों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास तो पैसा था नहीं। पैसा किसके पास जा रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से यहाँ पे अब हैवी होने लगेगी बंगाल पे। अब यहाँ पे जो निजामत थे, जो राजा थे वहां के, वो बोलते कि भैया हमसे शासन ना चलेगा, हाथ जोड़ेंगे और बंगाल को छोड़ के निकल लेंगे। अब भैया जब कोई किसी राज्य में अगर कुछ राजा ना हो या कोई चलाने वाला शासक ना हो तो उस राज्य का क्या हाल हो सकता है आप बता सकते? बिना किसी रूल एंड रेगुलेशन का कोई राज्य चल सकता है? नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए बिहार में इलेक्शन नहीं हो, अगर बिहार में कोई शासन ना हो तो सबसे पहले तो ये जो लालू यादव के बेटे हैं, सबसे पहले तो यही सबको काट फाड़ के फेंक देंगे। यहाँ जो जंगल राज है वो तो कितना समय लगेगा, 2 दिन बहुत होगा कि भैया जंगल राज आने, अगर नियम कानून नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है उसके बाद। अब जो राजा थे, निजामत राइट थे, अब ये लोग क्या करते हैं, ये भाग जाते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से देखिएगा यहाँ से टॉर्चर शुरू होना शुरू कर। अब यहाँ के बाद देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अपनी अपनी जो सारी हरकतें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह अपना टॉर्चर शुरू करना शुरू करेगा। देखिए धीरे धीरे कैसे कहानी बढ़ी। अब यहाँ पे कोई राजा नहीं, कुछ नहीं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले पास किस चीज का अधिकार था? टैक्स से रिलेटेड अधिकार था। अब उसके साथ साथ अब यहाँ पे जब कोई राजा नहीं रहेगा, तो राजा जब नहीं रहेगा तो उसके पास क्या चीज का अधिकार भी आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन का भी अधिकार आ जाएगा, और साथ साथ में सिविल राइट का भी अधिकार आ जाएगा। सिविल राइट का भी अधिकार आ जाएगा, कानून बनाने का। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास किस किस चीज का अधिकार आ गया? टैक्स से रिलेटेड का अधिकार आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल मैटर से रिलेटेड जितना भी लॉ होगा वो कौन बनाएगा? अब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी। अब पूरी तरह से कौन करेंगे शासन? अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से करेगी। देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, व्हाइट पेज कहाँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से बंगाल में एस्टेब्लिश हो। अब जब वो बंगाल में एस्टेब्लिश हो, कोई राजा नहीं, कुछ नहीं, और 1765 में ये कहा जाता है कि 1765 में घोर अंधकार शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई राजा नहीं, कोई रूल नहीं, कोई शासन नहीं। अब कौन ही एक ही है, कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कानून बनाने का अधिकार, टैक्स रिलेटेड से अधिकार और मिलिट्री रिलेटेड से अधिकार किसके पास आ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। अब वो क्या करेगा? उसको तो भैया पैसा कमाना है, और वो क्या करना करेगा? शुरू लोगों को
टॉर्चर करना शुरू कर देगा, लोगों को अब परेशान करना शुरू करेगा। भैया हमको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या किया जाएगा, देखिए अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 4 चीजों का अधिकार आ जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब 4 चीजों का अधिकार आ जाएगा। सबसे पहले क्या क्या चीज का अधिकार आ जाएगा, देखिए सबसे पहले से उसके पास अधिकार आ जाएगा भूभाग, एरिया का। कौन कौन से एरिया पे वो राज कर रहा था, बोलिए, पानी पीना आ गया तो चुप मत रहिए, बोलिएगा ना तो सही है। किस किस एरिया का उसको अधिकार आ गया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का अधिकार। साथ साथ में उसको जनसंख्या का अधिकार आ गया, पॉपुलेशन का अधिकार आ गया, क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा यहाँ पे लोग ही ना रहते थे, एलियन तो नहीं रहते हैं, यहाँ पे लोग ही रहते हैं। अब लोगों के ऊपर उसका अधिकार आ गया, क्योंकि लोगों के लिए क्या बना रहे थे, नियम कानून का निर्माण कर रहे थे। और साथ साथ में उसके पास बिहार, बंगाल, उड़ीसा से रिलेटेड संप्रभुता, सॉवरेनिटी का अधिकार आ गया। सॉवरेनिटी का मतलब किसको मालूम, संप्रभुता किसको कहते हैं, सॉवरेनिटी। इंडिया क्या है, सॉवरेनिटी देश है कि क्या है, क्यों मालूम है, क्योंकि देखिए एग्जैक्टली इंडिया किसी पे डिपेंड नहीं है। जैसे आपको मालूम है जम्मू कश्मीर का रिलेटेड मामला पाकिस्तान कहां पहुंचा, यूएन में पहुंचा, और यूएन में ये कहा गया कि देखिए हजूर ये इंडिया वाले जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करें। तो वहां पे जयशंकर पहुंचते हैं और कहते इतना थाप मारेंगे तुमको कि तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम पाकिस्तान में रहोगे कि फिर इंडिया में शामिल होने। क्योंकि क्यों, क्योंकि इंडिया क्या है, सॉवरेन देश है भैया। जम्मू कश्मीर हमारा मामला है, इंटरनल मामला है, और इंटरनल मामला या एक्सटर्नल मैटर में फैसला लेने का अधिकार किसके पास होगा, उस देश को अधिकार होगा। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि चाहे इंटरनल मैटर हो या एक्सटर्नल मैटर, उसका डिसीजन लेने का अधिकार क्या होगा, मेरा होगा। सॉवरेनिटी मेरे पास, जैसे अगर अभी आप क्या है, अभी आप सॉवरेन नहीं है, अभी अपने माता पिता के अंडर में, लेकिन शादी के बाद क्या आप सॉवरेन हो जाएंगे, अपना डिसीजन लेने का खुद आप कर सकते हैं। जैसे आपकी नौकरी लग गई, आप आईएएस ऑफिसर बन गया, पीसीएस ऑफिसर, तो आप अपना लाइफ का रिलेटेड मैटर क्या फैसला आप खुद ले सकते हैं, उसमें आपके माता पिता इंटरफेयर भी नहीं करेंगे, तब आप क्या कहलाएंगे, सॉवरेन कहलाएंगे। तो अब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सॉवरेनिटी आ गई, संप्रभुता का अधिकार आ गया। ठीक है, पहला एरिया का अधिकार, जनसंख्या अधिकार, और साथ साथ में अब उसके पास सरकार बनाने का अधिकार आ गया। क्या क्या चीज का अधिकार आ गया, जनसंख्या, भूभाग, एरिया, जनसंख्या और सॉवरेनिटी और सरकार। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास ये सब चीजों का अधिकार आ गया तो क्या वो राज्य का निर्माण नहीं कर सकता, एक राज्य बना सकता है ना। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बिहार, उड़ीसा और बंगाल को क्या कर दिया, एक राज्य घोषित कर दिया, एक स्टेट बना दिया, एक राज्य का निर्माण कर दिया। भैया जब राज्य का निर्माण होगा तो वहां पे क्या चीजों की जरूरत होगी, एक व्यवस्था होगी। एक राज्य को चलाने के लिए क्या एक सिस्टम की जरूरत होती है। बिहार को ऐसे तो है नहीं कि बिना सिस्टम का चल सकता। जैसे अभी यूपी में देख रहे हैं, अभी अतीक अहमद को आया कोई भी गोली मार के, समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम बिगड़ रहा है ना। तो सिस्टम चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए सिस्टम की जरूरत होती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ये लोग, व्यवस्था की जरूरत है, और उस व्यवस्था को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कानून की जरूरत पड़ेगी। रूल एंड रेगुलेशन होगा तभी ना उस राज्य को चलाया जा सकता है। ऐसे तो कोई भी आएगा, मन किया, 2 थाप मारा, पूछा क्यों मारा, अरे मन लग रहा था, हाथ में खुजली लग रहा था, यही ना हो सकता है। तो उस राज्य को चलाने के लिए रूल एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी, कानून की जरूरत पड़ेगी। और ये कानून ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाती है, ये कानून कौन बना रही है, अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनाएगी। यहां से समझिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक नौकर है। अगर हम समझिए इस तरह, अगर हम व्यापार करते हैं, ठीक है, हमने व्यापार किया, समझ लो मैंने मोबाइल का व्यापार कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं व्यापार कर रहा हूँ किसके साथ, अबू धाबी, दुबई में ये व्यापार कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मैं किसके बिहाफ में कर रहा हूँ, अपने देश के बिहाफ में कर रहा हूँ, मुझे परमिशन चाहिए ना आखिर। तो बेसिकली मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ। तो उसी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ इस ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक बिहाफ में काम करी थी इंडिया में आके, ठीक है। वो एक तरह से नौकर थी किसकी, ब्रिटेन की सरकार की, ब्रिटेन की क्राउन की बस एक नौकर थी। वो शासन कर रही थी किसके बिहाफ में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ में कर रही थी। अगर यहाँ पे
ब्रिटेन पार्लियामेंट के बिहाफ में कर रही थी, तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास जाएगा? ब्रिटेन पार्लियामेंट के पास जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए कानून का निर्माण, एक्ट बनाना शुरू कर देती है। बहुत सारे अधिनियम का निर्माण शुरू हो जाते हैं और यही एक्ट से हमारे संविधान की नींव रखी जाएगी। जो एक्ट बनेंगे, यहाँ जो एक्ट बने हैं, ये देखिए, ये सब एक्ट बनेंगे। देखिए, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये एक्ट बनेंगे और इन्हीं एक्टों के द्वारा यहाँ से क्या किया जाएगा, संविधान की नींव रखी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी जाएगी। और यहाँ से आपको समझिएगा कि कैसे संविधान बनने में जो आप लोग पढ़ते हैं 2 साल 11 महीना लगा, ऐसा नहीं। देखिए, इसको बनाने में भले 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, लेकिन इसकी जर्नी है 1773 से स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ से इसकी एक नींव, जो संविधान की जो नींव रखी गई है, यहाँ से रखी गई है। आप किसी चीज को अगर आपको फ्री में दे देगा तो उसकी आप वैल्यू नहीं करोगे। तो इसलिए इस चैप्टर को डाला गया कि आप इसको समझें, संविधान को इतना आसानी से नहीं बना। आज के डेट में कोई भी ऐरा गैरा आग उठ के आता है, हमारे जो आजादी के लिए लड़े लीडर, उसके बारे में कुछ से कुछ कह देता है। चाय के दुकान में कभी आप जाके देखिएगा, एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में सिगरेट चल रहा है, अभी फ्लेवर खूब। छोटा चाय बार में देखिए, कुल्हड़ चाय सिगरेट, बस बोल देता गांधी तो ये है, नेहरू जी तो ये हैं, या तो अम्बेडकर साहब ये हैं, अनसंड ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। लेकिन उसको ये समझना चाहिए, इतनी आज़ादी जो आपको मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली, इसके पीछे का बहुत बड़ा इतिहास है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी ऐसे नेता के बारे में ना कभी इस्तेमाल करें शब्द का जिसके बारे में आपको कुछ नॉलेज ही ना। अब लोग गांधी जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन गांधी को समझने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं, मैच्योरिटी की जरूरत है। हर कोई गांधी को नहीं समझ सकता, इसलिए कोई भी ऐरा नथु गैरा आके कुछ भी बोल देता है। तो ये सब चीजें हैं, आपको समझना है। तो संविधान की जो नींव है, यहाँ से शुरुआत होती है। संविधान बनने की जो प्रक्रिया है, यहाँ से इसका जर्नी शुरुआत हो जाती है। अब इन्हीं को कहा जाता है एक्ट कहा जाता है। ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए, इन्हीं कानून को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अधिनियम, या अधिनियम कहा जाता है। अब इस पार्लियामेंट, ब्रिटेन के पार्लियामेंट है, ये क्या करेगी, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों के लिए क्या करना शुरू कर देगी, कानून का निर्माण बनाना शुरू कर देगी, कानून की शुरुआत कर देगी। अब एक थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। अच्छा, कोई बता सकता है बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, ये सब में क्या फर्क है? एक्ट को पढ़ने से पहले समझ लेते हैं बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस में क्या फर्क है। कुछ आइडिया आपको? आपको हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद एक्ट एक एक करके एक्ट को हम लोग समझेंगे। सपोज करिए कि मान लीजिए सरकार को एक कानून बनाना है, जुआ केसरी, वो है ना, क्या नाम है, पुटका एक आता जुआ केसरी, ठीक है। अब मान लीजिए सरकार को, खाते क्या आप? हाथ उठा रहे हैं, खाते तो नहीं है ना? अच्छा, चलिए, ज्यादा गया ना। तो अब समझिए, अच्छा, ये कहानी जो शुरुआत हुई थी वो समझ में कैसे लिंक अप हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही इसमें। अब देखिए, थोड़ा सा समझ लेते एक्ट को, ये सब एक्ट को पढ़ने से पहले इसका डिफरेंस समझ लेते। अब मान लीजिए आजकल जो तीनों एक्टर जो है क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जुआ केसरी, दाने दाने में केसर की सुगंध, ऐसा ही नहीं कुछ। अब यहाँ पे मान लीजिए, अब इसको बंद करना है सरकार, ठीक है। अब इसको बंद करना है तो सरकार सबसे पहले क्या करेगी, ड्राफ्ट तैयार करेगी, मसूदा। अब ऐसा थोड़ा है कि डायरेक्ट पहुंच जाएगी पार्लियामेंट है, ये हमको बंद करना लिख के कागज में, ऐसा तो है नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। अब वो ड्राफ्ट, मान लीजिए ये ड्राफ्ट तैयार अगर हो गया कि भैया हमको लगा कि ये ड्राफ्ट रेडी हो चुका है, अब ये ड्राफ्ट जब तैयार हो जाएगा, अब ये कहाँ पहुंचेगा, पार्लियामेंट में पहुंचेगा, संसद में पहुंचेगा। और वो संसद में किस रूप में पहुंचेगा, बिल के रूप में पहुंचेगा, ठीक है। ये पहुंचा है बिल के रूप में। और ये बिल अगर लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों से पास हो गया, लोकसभा में कितने तिहाई से पास होता है, राज्यसभा में कितने तिहाई से पास होता है,
कोई बिल, लोकसभा, लोकसभा, हाँ तो राज्यसभा में होता, टू बाई थर्ड ना, ठीक है। मान लीजिए कि अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बिल कहाँ पहुंचा, पार्लियामेंट में पहुंचा, संसद में पहुंचा, और संसद में लोकसभा वाले मैंने भी साइन कर दिया कि भैया जुआ केसरी को बंद करो, ये नशीले पदार्थ है। और यहाँ पे राज्यसभा ने भी पास कर दिया, और ये कहाँ पहुंचा, प्रेसिडेंट के पास पहुंचा। अब इस प्रेसिडेंट ने कहा, इसको लगा कि भैया इसको बंद करना चाहिए, कहीं ना कहीं ये जो शरीर को हानि पहुंचाने वाला ये गुटखा है। अब यहाँ प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया कि भैया ये गुटखा आज से बंद। तो अब ये बिल क्या कहलाएगा, ये बिल कहलाएगा, एक्ट कहलाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं अधिनियम। क्या कहते हैं, अधिनियम, एक्ट कहते हैं। और वो एक्ट क्या, अब वो क्या है, देश में एक नियम कानून बन जाएगा कि भैया अब ये जुआ केसरी जो खाएगा उसको भरपाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्हीं एक्टों से फिर रूल एंड रेगुलेशन निकलते हैं, वो अलग चीज, ठीक है। अब और ये समझ में आ गया बिल और एक्ट में क्या फर्क है, ये समझ में आ गया। ऑर्डिनेंस को समझ लेते थोड़ा सा। ये आप लोग को याद है निर्भया कांड याद है आप लोग को, जो दिल्ली में हुआ था। तो अब हुआ क्या था कि बेसिकली कोई बिल पेश होता है ना, तो सेशन होता है, ठीक है, मॉनसून सेशन, बजट सेशन, ये सब सेशन में कोई बिल पास होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये सेशन ना हो तो प्रेसिडेंट के पास अधिकार है और गवर्नर के पास अधिकार है 123 और 213 के तहत वो क्या कर सकता है, कोई बिल बना सकता है, कोई नियम बना सकता है, कोई कानून बना सकता है। जैसे मान लीजिए आपको याद होगा निर्भया रेप कांड केस में, वहां पे एक नाबालिग बच्चा था 18 साल से कम का, ठीक। अब उसने भी वही क्राइम किया जो एडल्ट ने किया, ठीक। लेकिन अब लोगों का प्रेशर था कि भैया अगर ऐसा होगा तो फिर कोई भी आम लड़का को कोई इसका इस्तेमाल करके उससे क्राइम करवा किया जा सकता। मास्टर मूवी देखे हैं साउथ की, उसमें आपने एक सीन देखा होगा, वो किसका इस्तेमाल करता, छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करता। और हमारे देश में कानून है कि आप 18 साल के बच्चे को सजा ज्यादा समय तक नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट को लग रहा है कि भैया कुछ ऐसा सिचुएशन है, ऐसा कुछ कंडीशन है जिसके लिए हमको लॉ कानून बनाना बहुत जरूरी है, नियम का निर्माण करना बहुत जरूरी है। तो वो प्रेसिडेंट के पास अधिकार है, वो ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल करके 123 प्रेसिडेंट और 213 का इस्तेमाल करते हुए वो नए नियम का निर्माण कर सकता है, नए कानून का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, बिल किसको कहते हैं, एक्ट किसको कहते हैं, ऑर्डिनेंस किसको, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, अब देखिए यहाँ पे क्या हो, अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से अब एस्टेब्लिश हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करना शुरू कर देगी, अब बंगाल के लिए बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे एक्ट लाना शुरू कर। और ये पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक्ट लेके आती है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का और 1786 का अधिनियम, उसके बाद चार्टर एक्ट। ये हर 20 साल में, हर एक 20-20 साल में इसको लाया जा रहा था। जो चार्टर एक्ट है ये हर 20-20 साल में इसको एक्सटेंड किया जा रहा था। उसके बाद इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 का 61 का, और ये सब बहुत सारे एक्ट लाए गए, अधिनियम लाए गए, किसके द्वारा, ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा। और 1935 के बाद भी कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनको लाया गया, जैसे अगस्त ऑफर लाया गया। अगस्त ऑफर यहाँ से क्या हो रहा था ना, यहाँ से अगस्त ऑफर से संविधान सभा की एक मांग जो है वो अंग्रेजों के द्वारा ये कहना शुरू हो गया कि अब क्या है, आपके लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। यहाँ से जो प्रारंभ है यात्रा संविधान सभा की, यहाँ अगस्त ऑफर से शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो यात्रा, जो जर्नी है, अगस्त ऑफर से ये शुरू हो जाती है। ब्रिटिश के द्वारा ये कहना शुरू हो जाता है कि भैया अब क्या किया जाएगा, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन किया जाएगा। उसके बाद क्रिप्स मिशन, बेवल योजना, शिमला समझौता, यहाँ से कैबिनेट मिशन 1946 में क्या किया जाता है, हमारे संविधान सभा का निर्माण किया जाता है, जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को की जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब अधिनियम है किसके द्वारा लाए गए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा।
अब देखिए क्वेश्चन अभी तक में जो हम लोग पढ़ा है ना, वहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, 2-3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो बन सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ऐसी कौन सी कंपनी है, वो पहली जो कंपनी जो ईस्ट इंडिया में आकर व्यापार की, और कौन से साल में आई, और कौन सी कंपनी का उसने निर्माण किया। ये क्वेश्चन पूछा गया 2004 में, पीटी का क्वेश्चन में पूछा गया, बीपीएससी और यूपीपीसीएस में। तो याद रखिए 1498 में एक कंपनी आती है। कौन सी कंपनी आती है, बोलिए, इस्तादो दे इंडिया। ये कंपनी आती है और इंडिया में व्यापार करना शुरू कर देती। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसके द्वारा बनाई गई थी, कौन 2 व्यक्ति थे, उनका नाम बताइए। तो याद रखिएगा जॉर्ज वाट और जॉन वाट, याद बताए थे, लिखा थे ना, जॉन वाट और जॉर्ज वाट, ये दोनों के द्वारा क्या की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण की गई थी। और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां का दीवानी राइट्स दी गई थी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, और किस किस की दीवानी राइट दी गई थी। ये तो क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां की दीवानी राइट दी गई थी और किस किस चीजों की किस किस चीजों का अधिकार उसके पास आ चुका था। टैक्स कलेक्शन के पास उसका अधिकार था, उसके बाद मिलिट्री से रिलेटेड उसका अधिकार था, और साथ साथ में सिविल मैटर से रिलेटेड उसके पास अधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब पूरी तरह से बंगाल में स्टेब्लिश हो जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ईस्ट पार्लियामेंट, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा बहुत सारे एक्ट लेके आती है। वो कौन कौन एक्ट है, ये सब एक्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहले एक पॉइंट समझिए, थोड़ा सा इस चीज को समझिए। देखिए जो एक्ट है ना, जो एक्ट है उनको 2 भागों में पढ़ा जाता है, 2 पार्ट्स में पढ़ा जाता है, समझिएगा, 2 पार्ट्स में पढ़ा जाता है। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और दूसरा है ब्रिटेन क्राउन के द्वारा। समझिएगा थोड़ा सा कहानी इसको। अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना, कानून का तो निर्माण कौन कर रहा था, कानून का निर्माण, कानून कौन बना रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही थी, लेकिन इंप्लीमेंट कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिएगा 1773 से लेकर 1853 तक कानून तो बना रहे ब्रिटेन पार्लियामेंट के पास, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसको क्या कर रही थी, इंप्लीमेंट कर रही थी, उसको लागू इंडिया में कौन करवा रहे, बंगाल में कौन करवा रहा था लागू, ये ईस्ट इंडिया कंपनी करवा रही थी। तो 1773 से लेकर 1858 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी, चार्टर एक्ट 1853 तक ये कानून को इंप्लीमेंट करवाती है बंगाल में। लेकिन 1857 में, 1858 में, 1857 की क्रांति होती है, रिवोल्ट होती है, सिपाही विद्रोह, मंगल पांडे याद है, मूवी देखे हैं, जो कि बंदूक का कारतूस वगैरह सब याद है ना सब। तो वहां पे क्या था, 1857 में रिवोल्ट हो जाता है। अब रिवोल्ट जब होगा ना, तो पूरी सरकार उलट पलट हो जाएगी। अब ये कहा जाएगा ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा कि भैया काम करो ना, वे कानून भी हम ही, अब कहिएगा कि भैया कानून तो हम बना ही रहे हैं, अब साथ साथ में इंप्लीमेंट भी हम ही कराएंगे, अब तुम इंप्लीमेंट मत कराना, लागू भी कौन करवाएगा, लागू भी कौन कराएगा। अब 1858 के बाद, 1858 के बाद जो ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा कानून का भी निर्माण किया जाएगा, और ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा उसको इंप्लीमेंट भी कराया जाएगा, ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा उसको बनाया भी जाएगा। तो याद रखिएगा 1773 से लेकर 1853 तक कौन बनाता है और कौन इंप्लीमेंट कराता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 रिवोल्ट होता है, जिसके बाद 1858 में से लेकर जब तक आजादी नहीं मिलती है तब तक कानून का निर्माण भी कौन करे थे, ब्रिटेन पार्लियामेंट, और कानून को इंप्लीमेंट भी कराने का काम किसका था, ब्रिटिश क्राउन का ही काम था। ठीक है, तो याद रखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ देते रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके बारे में समझ लेते थोड़ा सा। देखिए ये एक्ट क्यों लाया गया, इसकी कहानी समझ लीजिए। बेसिकली हो क्या रहा था ना ब्रिटेन में, कि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद बहुत ज्यादा करप्शन शुरू हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होने लगा, बहुत सारा ज्यादा भ्रष्टाचार होने लगा, करप्शन शुरू हो गया। क्योंकि करप्शन क्यों शुरू हो गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़े राज्य पर कब्जा कर चुकी थी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बहुत बड़े राज्य पर कब्जा कर चुकी थी। और कब्जा जब कर चुकी थी तो यहाँ पे करप्शन स्टार्ट होना शुरू हो गया। किस तरह करप्शन शुरू हो गया इसको समझिएगा।
तो करप्शन इसलिए स्टार्ट हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही हुआ करते थे ना, कोई भी उठ के आता था राजा के पास पहुंच जाता था कि भैया हमको पैसा दो। जैसे अब गांव देहात में जाओगे ना तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि दरोगा पहुंच जाता है किसी गांव में तो लोग कैसे उसकी इज्जत करने लगते हैं। आखिर बिहार में दरोगा का डिमांड इतना क्यों क्यों आपको मालूम है? जितना एक एसडीएम का इज्जत दबदबा नहीं है कि दरोगा का ना दबदबा है बिहार में। क्यों? क्योंकि वो है ना, बिहार में जब किसी गांव में आप जाइएगा ना तो वहां देखिएगा किसी दरोगा को, तो वहां पे उसको देखने को ऐसे इज्जत करता है जैसे कोई जमाई राजा आ गया उसको। हर चाय कॉफी मतलब दूर से जाता है, साइकिल में भर 12 बजे साइकिल लेके जाता फंटा लाने के लिए, सर फंटा अंटा पीजिए, यही ना होता है। यही इसलिए डिमांड ज्यादा दरोगा का। तो वही है। तो अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हो रहा था, करप्शन शुरू, क्योंकि वो बहुत भूभाग एरिया में शासन कर रही थी, बहुत बड़े इलाका में रूल कर रहा था। तो क्या हो रहा था कि बिहार बंगाल उड़ीसा में लोग करप्शन शुरू हो जाता। जो सिपाही वहां उसके हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो क्या करते थे, वो पहुंच जाते थे राजा के पास, क्योंकि राजा बेचारा क्या सिर्फ नाम का राजा है। अब वो पहुंच जाते थे, बोलते थे भैया हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, अब हमको क्या करो, तुम पैसा देना शुरू करो। अब वो लोग क्या करते थे, जबरदस्ती राजा से पैसा लेना पहुंच जाते थे। जो छोटे छोटे किसान थे वो लोग क्या कर रहे थे, छोटे छोटे किसानों से मार के पैसा लिया जा रहा था। अब ये लोग इतना पैसा करप्शन कर रहे थे। और सबसे बड़ा करप्शन तो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली किसके लिए थी, व्यापार करने के लिए कंपनी थी। अब ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार नहीं कर रहे थे, अब ये लोग क्या करते, सेल्फ के लिए व्यापार करना शुरू कर दे रहे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लोग बोले कि भैया तुम स्थिर बैठो, तुम बाद में कमा लेना, पहले हमको कमा लेना। जैसे दरोगा बन जाते हैं तो काम बाद में करते हैं, पहले खाना ही खाते हैं नहीं, 500,000 रुपया लेना शुरू कर देते हैं। तो बाद में सरकार को देगा ठीक है तुम सैलरी दे रहा ना, करेंगे तुम्हारे बदले, ऐसा नहीं है तुम्हारे लिए नहीं काम करेंगे, तुम्हारे लिए भी काम करेंगे, लेकिन पहले अपने लिए तो करने दो। अब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करते हैं, खुद का व्यापार करना शुरू कर देंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी है जो व्यापार कर रही थी बहुत चीजों का, उसको लोग क्या कर दे, चुप चुप के अपना व्यापार शुरू करें। जब भैया खुद का व्यापार करोगे तो कंपनी का ग्रोथ हो सकता है नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जब ग्रोथ नहीं होगा तो आप क्या करो, वहां पे करप्शन बढ़ेगा। और साथ साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे ऐसे राज्यों से भी लड़ रही थी, जिस वजह से क्या हो रहा था, पैसों की लोग के पास कमी आ गई। एक तो करप्शन चल रहा था, दूसरा ये लोग के पास युद्ध लड़ रहे, तो युद्ध लड़ने के लिए ये लोग पैसे पेंशन तो देंगे भाई, ऑफिसर्स को अपना सैलरी तो पे करेंगे। अब पे करने के ये लोग के पास पैसा नहीं। अब ये लोग कहाँ पहुंच गए, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पहुंचे। और ब्रिटेन के पार्लियामेंट जो राजा है उनके द्वारा ये कहा गया, उनके द्वारा उनसे क्या मांगा गया, 10 लाख पाउंड का लोन मांगा गया कि भैया हमको 10 लाख रुपया 10 लाख पाउंड पैसा दो। अब ब्रिटेन पार्लियामेंट पूछेगी भैया तुम तो इतने बड़े इलाका में राज कर रहे हो बिहार बंगाल, और तुम ही इकलौती ऐसी कंपनी हो जो इंडिया में व्यापार कर रही है, फिर तुमको किस चीज की जरूरत पड़ गई। समझ रहे कहानी क्या कहना चाह रहे, करप्शन हो रहा, मान लीजिए सपोज दैट इस तरह आप हमको मान के चलिए, ठीक है, मान लीजिए समझिए हमें, ठीक है, बोरिंग लग रहा है क्या? देखिए अब मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे हम है ये, अगर इंडिया में सिर्फ हम व्यापार करेंगे, अगर मेरा शासन चलेगा तो क्या हम गरीब हो सकते हैं? अगर हम यहाँ ही पहुंच गए भारत से मोदी सरकार के पास और कहे कि भैया हमको क्या दे दो, 10 करोड़ रुपया दे दो, तो मोदी सरकार तो यही सोचेंगे ना, भैया तुम इंडिया में अकेले व्यापार कर रहे हो, तुमको लोन की क्या जरूरत पड़ गई। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तुम्हारे कंपनी में कुछ भ्रष्टाचार चल रहा होगा, करप्शन चल रहा होगा, इसी वजह से तुमको जरूरत पड़ी होगी पैसों की। तो अब यहाँ पे क्या करेगी, ब्रिटेन पार्लियामेंट द्वारा कहा जाएगा कि इस करप्शन को रोकने के लिए, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपके लिए जो नियम कानून का निर्माण करेंगे वो कौन करेगी, अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट निर्माण करेगी, ब्रिटेन पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाएगा। अब यहां से ब्रिटेन पार्लियामेंट को भ्रष्टाचार करप्शन को रोकने के लिए पहला अधिनियम लेके आती है। वो कौन सा अधिनियम रहता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहला जो 1773 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा एक कोशिश की जाती है इस तरह कि हम भ्रष्टाचार को कम कर सके, कंपनी के अंदर जो करप्शन चल रहा है उस करप्शन को हम कम कर सके, ताकि अच्छे से इंडिया में शासन, बंगाल में शासन कर सके और अपना शासन को दूर तक फैला सके।
ठीक है। तो पहला क्या हुआ, इस करप्शन का कारण क्या था, पहला तो क्या है भ्रष्टाचार करप्शन, दूसरा क्या है दयनीय आर्थिक स्थिति, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई कि उनको 10 लाख पाउंड का उधार मांगना पड़ा, किससे, पार्लियामेंट के द्वारा से मांगना कि भैया हमको पैसा दे दो ताकि हम कंपनी को चला सके। ठीक है। और साथ साथ में बंगाल में जो द्वैत शासन लगा हुआ था, द्वैत शासन मतलब वहां निजामत राज भी था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन कर रही थी। ये सब चीज को कम करने के लिए, ये सब चीज को खत्म करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट बनाया जाता है। वो कौन सा एक्ट होता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का अधिनियम। ठीक है। अब इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रमुख प्रावधान, क्या क्या प्रोविजन है जिसके तहत ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा एक कोशिश की गई कि भैया हम किस तरह यहाँ पे करप्शन को कम कर सकते। सबसे पहले तो उसमें क्या किया गया, सबसे पहले तो उसमें यह कहा गया कि भैया जो बंगाल का जो गवर्नर है उसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए समझिएगा थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे, देखिए समझिएगा थोड़ा सा। वो क्या रहा था ना, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ये सोचा गया कि अब हम सेंट्रलाइज तरीके से काम करेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा समझिएगा कहानी, देखिए कहानी समझिएगा थोड़ा सा। एक जो बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, यहाँ देखिए बाद में लिखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक तरफ कौन, बंगाल के गवर्नर काम कर रहे थे, एक तरफ मद्रास के गवर्नर काम कर रहे थे और एक तरफ बंबई के गवर्नर काम कर रहे थे। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए बंगाल के गवर्नर काम कर रहे थे, यहाँ पे मद्रास के गवर्नर काम कर रहे थे और यहाँ पे बंबई के गवर्नर काम कर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, इस आपस में एक यूनिटी नहीं हो पा रही थी, एक आपस में एक जोड़ नहीं हो पा रहा था। ठीक है। होता क्या था ना कि अगर बंगाल का गवर्नर किसी के साथ युद्ध लड़के अगर कोई कानून बना रहा है तो ये कानून ये लोग नहीं मानते थे, मद्रास के गवर्नर नहीं मानते थे। अगर मद्रास के गवर्नर कोई कानून बना रहे थे ये लोग नहीं मानते थे, तो जिस वजह से शासन को सही से चलाया नहीं जा रहा था। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था। भैया शासन चलाने का मतलब क्या, यूनिटी होनी चाहिए ना, तभी शासन को चलाया जा सकता है। तो ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा ये सोचा गया हम एक काम करते हैं, इसको सेंट्रलाइज तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। इस तीनों में किसी एक को हम लोग हेड बना देते हैं और ये हेड क्या करेगा, इस जो बाकी जो दो हेड है इसके अंदर काम करेंगे। जैसे सीएम के अंदर बाकी सब काम करते हैं ना, सीएम के अंदर राज्य में क्या, सीएम के अंदर बाकी जितने शासन सब उसके अंदर काम करते हैं। तो हेड क्या है, सीएम हो गया राज्यों में, तो उसके अंदर सब काम करते हैं। तो अभी ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा ये कहा गया कि हम लोग सेंट्रलाइज तरीके से काम करते हैं, किसी एक इंसान को हम लोग हेड बना देते हैं और उसी के अंदर क्या करेंगे, बाकी के लोग, बाकी के गवर्नर काम करेंगे। जिससे क्या होगा, एक यूनिटी बनी रहेगी, जिससे क्या होगा, एक सिस्टम सही तरीके से चलेगा। तो इसको क्या करते हैं, 1773 के अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर है उसको क्या कर देते हैं, उसको उसकी उपाधि, उसको प्रमोशन करके बना देते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और पहले गवर्नर जनरल जिसको बनाया जाता है वो कौन होते हैं, लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग इसको क्या बनाया जाता है, पहला गवर्नर जनरल रहते हैं जिसको बनाया जाता है बंगाल का। ठीक है। पहला प्रावधान ये किया गया था 1773 के अधिनियम में। दूसरा प्रावधान कहा गया कि भैया देखिए कोई एक आदमी पूरे शासन को नहीं चला सकता। क्या नरेंद्र मोदी पूरे भारत को चला सकता है? देखिए आपको मालूम नहीं होगा, नरेंद्र मोदी का सिर्फ चेहरा है, उसके पीछे शासन चलाने वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोग जब बनेंगे ना सीएम, अगर आप एसडीएम या आईपीएस सब बनते हैं ना, आप लोग सीएम को गाइड करेंगे और सीएम आपके गाइड पे ही वो शासन को चलाएगा। ठीक है। तो ये आपका रोल होता है। लेकिन क्या अकेले नीतीश कुमार एक राज्य को चला सकता है? उसको चलाने के लिए हेल्पर की जरूरत है। हेल्पर कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में आप लोग होंगे हेल्पर। ठीक। तो उसी तरह गवर्नर जनरल को शासन चलाने के लिए ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा एक 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद बनेगी, 4 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। लेजिस्लेटिव
काउंसिल बनाएगी, किसके द्वारा? ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा। इनका काम यही था कि भैया बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसको शासन व्यवस्था चलाने में मदद करे, कि भैया आप हेल्प करो कि किस तरह शासन को अच्छे से चलाया जाए, किस तरह रूल किया जाए, और किस तरह अगर आप कोई संधि कर रहे हो तो आप आपस में राय मशुरा करके ये संधि बनाया जाए। मतलब एक तरह से कहा जाए किस तरह अपनी शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाया जाए, ये किसका काम था? जो 4 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये मदद करते थे किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को। तो दूसरा प्रमुख ये था लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए 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 अच्छा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भाई, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि भैया इसमें क्या, पहला तो क्वेश्चन पूछता है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और इसकी मदद के लिए 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसका काम था वो क्या करेंगे? जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, उसकी हेल्प करेंगे शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। तीसरा प्रमुख ये था 20 वर्षों के लिए एकाधिकार, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब कोई बता सकता है? देखिए मोनोपोली का मतलब होता है, अब जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार ने ट्रू आईक्यू को मोनोपोली दे दी कि भैया अब पूरे बोरिंग रोड में सिर्फ आप ही संस्था चला सकते हैं और कोई दूसरी संस्था काम नहीं कर सकती है, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोपोली। मोनोपोली का हिंदी का मतलब होता है एकाधिकार, मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार। और साथ साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापार का तो मोनोपोली था ही, साथ साथ में उसके पास और किस चीज का अधिकार था? एडमिनिस्ट्रेशन, शासन को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने का भी अधिकार किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो 1773 में क्या कहा गया कि 20 साल के लिए जो अधिकार दिया गया था, जो मोनोपोली दी थी 15 वर्षों के लिए, बताए थे ना शुरुआत में, 15 वर्षों के लिए जो चार्टर दिया गया था, वे आप इंडिया में जाके व्यापार कर सकते हैं। लेकिन 1773 में इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया कि भैया अब आप 20 सालों के लिए और व्यापार कर सकते हैं इंडिया में, आपके पास क्या एक अधिकार है? मोनोपोली है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मोनोपोली है, आप यहाँ पे इकलौती, आपके अलावा कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं करेगी। तीसरा इसमें प्रावधान ये कहा गया, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 1774 में। इसी अधिनियम 1773 के अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ये जो आज का सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं वो वैसा सुप्रीम कोर्ट नहीं था। ये आज का जो हम लोग लोकल कोर्ट देखे, तो लोकल कोर्ट में दर्शन हुआ, तो लोकल कोर्ट है वो आज का जो लोकल कोर्ट है उस समय का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, ठीक है। आज का जो समला सुप्रीम कोर्ट है 1935 के अधिनियम के तहत बनाया गया, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये लोकल, एक तरह का लोकल कोर्ट हुआ करता था, जो कि 1774 में एस्टेब्लिश किया गया था। और जिसके पहले चीफ जस्टिस थे एलिजा एम्फे, और बाकी एक चीफ जस्टिस थे, बाकी 3 अदर जज थे, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हायर्ड। बेसिकली इसमें क्या हुआ था ना, सर एलिजा एम्फे का कहानी भी अच्छा, ये जो एलिजा एम्फे और ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसे में केस हुआ था, बेगम क्या नाम था, बेगम हरीजा कुछ नाम था उसका, ठीक है। ये लोग क्या किए थे, इसको सर एलिजा एम्फे को जबरदस्ती ये कहा गया एक काम करो आप इसको फांसी की सजा दे दो, जबकि वो निर्दोष थे। और सर एलिजा एम्फे क्या करती है, इसको बिना कुछ सुने हुए उस इंसान को फांसी की सजा दे देती है। बाद में जब ये वापस जाते हैं एलिजा एम्फे, इसको महाभियोग भी चला गया, इम्पीचमेंट भी इसके ऊपर चला गया कि आपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखिए क्या क्या प्रावधान। और साथ साथ में जो ब्राइब लेते थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स, जो राजे रजवाड़े से जो ब्राइब लेते थे और जो प्राइवेट ट्रेड करते थे, 1773 के अधिनियम के तहत कहा गया कि भैया आप ये सब नहीं कर सकते हैं, आपको ये सब रोकना पड़ेगा। तो 1773 के तहत उपहार लेना, रिश्वत लेना और निजी व्यापार करने के लिए रोक लगा दी गई। कौन से अधिनियम के तहत? 1773 के अधिनियम के तहत स्टॉप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या समझना है, अगर सिर्फ इस चीज में ये जो टॉपिक पढ़ा है इसमें क्या याद रखिएगा, इसमें सिर्फ याद ये रखिएगा
कि रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कारण, सबसे बड़ा कारण था करप्शन को रोकना, और उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बेसिकली हालत खराब हो गई किस लिए, करप्शन की वजह से ही नहीं। तो याद रखिए करप्शन को रोकने के लिए ये सारे अधिनियम लाए गए, जिसमें प्रमुख काम क्या क्या किए गए। पहले बंगाल के जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहले गवर्नर कौन बने, लॉर्ड वारन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा इसमें क्या हुआ, 4 सदस्य के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जो कि मदद किसकी करेंगे, ठीक है। और तीसरा इसमें प्रावधान लाया गया, 20 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया गया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भैया आप 20 वर्षों के लिए और व्यापार कर सकते हैं। साथ साथ में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट की गई 1774 में, जिसके पहले चीफ जस्टिस बनाया गया एलिजा एम्फे को। ये 3 जन नाम नहीं याद रखिएगा, इसका खाली नाम जरूर याद रखिएगा, एलिजा एम्फे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कहाँ के, कोलकाता में 1774 में इसको बनाया गया, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो पुरस्कार लेना, रिश्वत लेना, निजी व्यापार करना, इस पर रोक लगा दिया गया 1773 के अधिनियम। तो ये था पहला रेगुलेटिंग एक्ट। इस बेसिस पे कोशिश की गई थी ब्रिटेन पार्लियामेंट की, भैया आप क्या किया जाएगा, करप्शन को रोका जाए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत समझ में, बोरिंग तो लग रहा है थोड़ा सा, हिस्ट्री वाला पोर्शन है, बोरिंग लगेगा, ये क्वेश्चन पूछता। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको बताते हैं 2016 में ये पूछा गया जेके पीसीएस में, झारखंड का पीसीएस में, कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे 1773 के अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट है, देखिए यहाँ क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट है 1774 में, वो किसके द्वारा किया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो याद रखिएगा जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये एक तरह का लोकल कोर्ट है, ठीक है। और दूसरी है इसमें कि ऑप्शन दे देगा इस तरह कि भैया कौन से अधिनियम के तहत पहली बार 20 वर्षों के लिए एकाधिकार को, मोनोपोली को बढ़ा दिया गया, 1773 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, या 1858 का अधिनियम। तो कौन सा याद रखेगा। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, जब हम लोग इसका और थोड़ा 1-2 अधिनियम पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कैसे चैन बन रहा है, ये समझ में आएगा। थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा, 1-2 क्लास और, ये आपकी जर्नी समझ में आएगी कैसे हम लोग संविधान को टच करेंगे, ठीक है। तो इसमें दिक्कत, कल थोड़ा सा इसके बारे में लिखा देंगे, ठीक है। हिंदी वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए दोनों चलेंगे हम लोग, एक बार हिंदी बोलेंगे, एक बार इंग्लिश में लिखाएंगे, दोनों लिख लीजिएगा। आप हिंदी मीडियम है, बस कोशिश करिएगा क्लास का भी एब्सेंट नहीं करें, दरोगा वाला लक्षण नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जय हनुमान वाला तो सीन चल गया। कोशिश कीजिएगा बस, देखिए ये एग्जाम 2 ही चीज, पहला कंटिन्यूटी